अध्याय 81। हाल ही में दोआन नु लान का जीवन बिल्कुल भी सुचारू नहीं रहा है। सबसे पहले उनके पति क्या वान चोंग लगातार उदासीन होते गए। हालांकि पहले वे दोनों अपने अपने तरीके से मौज मस्ती करते थे, लेकिन उनके रिश्ते को अंतरंग नहीं माना जाता था। लेकिन अच्छा हो या बुरा, वे अभी भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। और अब क्या वान च्वोंग ने खुलेआम उसके प्रति अपनी नफरत दिखा दी। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, ऊपर या नीचे देखते हुए एक दूसरे को देख पाने में असमर्थ थे। फिर भी 10 दिनों तक उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। काई परिवार में शादी के बाद से ही वह ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदी हो गई है। वह इस तरह का व्यवहार कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हालांकि वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने एक शब्द भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। दोआन नु लान जैसी समझदार महिला को कैसे नहीं पता था कि क्या वान चोंग उसके खिलाफ पूर्वाग्रह रखता है। क्या होगा अगर उनके बीच बहुत बड़ी बहस हो जाए और उसे तलाक का बहाना मिल जाए। आप पर्याप्त रूप से श्रीमती काई नहीं रही हैं। अगला नाम है काई लैम। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए दोआन नु लैन को बहुत तेज सिरदर्द महसूस होता है। जब उसने उसे जन्म दिया तो कुछ समय पहले ही उसकी शादी काई परिवार में हुई थी। पहली बार जब उसे अमीर महिला होने का एहसास हुआ तो वह इतनी खुश हुई कि वह पागल हो जाना चाहती थी। हर दिन वह बस बाहर जाकर दिखावा करना चाहती थी। उसे अपने नवजात बच्चे की देखभाल करने का समय कैसे मिल सकता था, इसलिए उसने काई लैम को नानी के पास देखभाल के लिए छोड़ दिया। इसलिए जब तक काई लैम बड़ी नहीं हो गई, तब तक उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। अगर प्यार नहीं है तो प्यार नहीं है। जी लिन उसका मांस और खून है, वह अपनी जैविक मां के प्रति पुत्रवत कैसे नहीं हो सकता। दोआन नु लान ने खुद को इस तरह सांत्वना दी और क्या लैम को जो करना था करने दिया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बेटा इतना नासमझ होगा। वह इस मां के लिए एक शब्द भी कहने के बजाय उस शापित चू तूवू का समर्थन करेगा। दोआन नु लान को वास्तव में नहीं पता था कि हालात इस हद तक क्यों पहुंच गए। लेकिन वह एक बात स्पष्ट रूप से जानती थी, चू तूवू के कारण वह इतनी बदकिस्मत थी। अब जबकि जी परिवार ने लू वू परिवार को नाराज कर दिया था, जीवन तेजी से कठिन हो गया। कुलीन महिलाएं जो कभी उसके करीब थीं, सभी ने उससे बचने के बहाने ढूंढे। जी वेंझांग की कंपनी को भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और बिना किसी कारण के दुश्मनों का एक समूह इसमें शामिल हो गया। जी परिवार जो कभी दोपहर के सूरज की तरह था, अब यह साम्राज्य धीरे धीरे गिरावट के संकेत दिखा रहा था। दोआन नु लान ने लंबे समय तक सोचा, जब तक कि उसने ल्यूक नगुगिया और तूवू के बीच संबंधों के बारे में नहीं सुना। तब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उस बेटी से शुरू हुआ था जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत देर हो चुकी है। उसने अतीत में तूवू के साथ कैसा व्यवहार किया था, अब वह उससे सफलतापूर्वक कैसे मिल सकती है। निश्चित रूप से सो सोंग निहियन द्वारा दृढ़ता से अस्वीकार किए जाने के बाद दोआन नु लान उदास चेहरे के साथ घर लौटी और देखा कि उसका पति सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। क्या वान च्वोंग ने उसके बदसूरत चेहरे को देखा, यह जानते हुए कि इस बार भी वह असफल रहा। वह थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। दोआन नु लान को कंपनी के मामलों की परवाह नहीं थी, लेकिन क्या वान च्वोंग बेहद स्पष्ट थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर आपकी कंपनी को उन लोगों द्वारा मार दिया जाएगा जो ल्यूक परिवार की चापलूसी करना चाहते हैं। यह सब इस महिला की वजह से है जिसने अचानक एक बड़ी आपदा ला दी। जी वेंझांग ऊंचे स्थान पर खड़ा था और अपनी पत्नी की ओर देख रहा था। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या आप झो सियू की जैविक मां नहीं है? वह आपकी बात क्यों नहीं सुनता? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं?
आप बेकार हैं। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वह क्रोधित होता। क्या तुम्हें पता है कि अब उसकी क्या स्थिति है? वह ल्यूक ngू परिवार की पत्नी है। यदि वह ल्यूक परिवार की सदस्य होती, क्या बर्बादी होती। बाहर जाकर महाजों खेलने के अलावा वह और क्या कर सकती है? वह इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने से पहले मैं अंधा था। इन शब्दों ने दोआन नु लान को और भी क्रोधित कर दिया। अब हालात बदल गए थे। हर कोई उसे नीची नजर से देखता था। अब उसका पति सारी जिम्मेदारियां उस पर थोप रहा था। कौन इसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और चिल्लाई, जी वेनझांग, तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैंने कहा कि मैं उस घटिया लड़की को सबक सिखाना चाहती हूँ, तो क्या तुमने मुझे कोई सलाह दी थी? तुम स्पष्ट रूप से सहमत थे। अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वह ठंडी हंसी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, मुझे नहीं पता कि उसे दरवाजे पर आते किसने देखा और कहा कि काई परिवार के पास इतनी गरीब पृष्ठभूमि वाली बेटी नहीं है और वे उसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। क्या यह आप नहीं थे? जैसे ही दंपति लड़ने वाले थे, दरवाजे के बाहर से एक स्पष्ट आवाज आई, मैं केवल एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका उपनाम काई ए लैम है। आप लोगों को किसी अमीर व्यक्ति को देखने और उसे रिश्तेदार बताने की जरूरत नहीं है। क्या परिवार दंपति हैरान और भ्रमित हो गए और उन्होंने मुख्य द्वार की ओर देखा और देखा कि तू वो ल्यूक ngू का हाथ पकड़े हुए है। उसकी आंखें चुपचाप उनकी ओर देख रही हैं। बटलर सिर्फ अपना सिर झुकाकर पीछे खड़ा रह सकता था। उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था। शायद उसे उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी और वह बस असहाय होकर उन दोनों को अंदर आते देखता रहा। क्या वान चोंग ने तुरंत अपना रवैया बदला? जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागा, लगातार अपने दिल में नौकरानी को कोसता रहा कि उसने उसे यह नहीं बताया कि कोई आया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ल्यूक ngू परिवार ने अभी अभी हुई बहस सुनी होगी। बाहर से वह गर्म दिखाई दे रहा था। उनकी एक दूसरे में कसकर उलझी हुई उंगलियों को देखकर उसने बहुत सावधानी से कहा, पांचवें मास्टर, हमने अभी आपका उल्लेख किया। आप वास्तव में यहाँ आए, क्या संयोग है? तू वो। दोआन नु लान ने सहज रूप से अपने आंसू रोक लिए। कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। प्रतिक्रिया करने से पहले वह आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ना चाहती थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन इससे पहले कि वह तू वो को छू पाती, ल्यूक नगुजिया की ठंडी निगाहों ने दोआन नु लान के पूरे शरीर को अकड़ दिया। उसने सहज रूप से अपना हाथ वापस खींच लिया। आभा बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने तू वो को छूने की हिम्मत की, तो उसका हाथ निश्चित रूप से टुकड़ों में काट दिया जाएगा। क्या वान चोंग पीछे खड़ा होकर देख रहा था और मन ही मन अपनी पत्नी को कोस रहा था। पहले टू वू के साथ उसके संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। अब उसने अपना रवैया बदल दिया और उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। सामान्य लोगों को घृणा महसूस होगी। वह जल्दी से बीच बचाव करने के लिए उठ खड़ा हुआ, आदरपूर्वक उन दोनों को अंदर बैठने के लिए आमंत्रित किया और खुद एक बर्तन में गरम चाय बनाई। तभी वह मुस्कुराया और तू वो को देखा और कहा, लाम अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। चाचा और नू लान भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले चाचा ने उसे डांटा था कि उसने तुम्हें पारिवारिक भोजन के लिए घर पर आमंत्रित नहीं किया। हम सब परिवार हैं। अगर पिछली गलतफहमियां मिट सकती हैं, तो उन्हें मिटा दो। मेरे बच्चे, जी वेनझांग वास्तव में जी परिवार और सी वू के बीच संबंधों को सुधारना चाहता था। इसलिए उसने केवल अच्छी बातें ही कहीं। सबसे पहले उसने व्यक्त किया कि दंपति को अपनी बेटी की कितनी याद आती है। फिर उसने कहा कि वह बहुत सारे उपहार खरीदेगा और उन्हें उसे देगा। बस सी वू के आने का इंतजार कर रहा था। संक्षेप में,
उसने सी वू को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने चेहरे की परवाह नहीं की। उसने झुककर माफी मांगना भी स्वीकार कर लिया। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यू लैन को चीजें समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसने कुछ अनुचित शब्द कहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हें इस तरह अच्छी तरह से जीते हुए देखकर वह भी बहुत खुश है। तू वो यह देखते हुए कि न्यू लैन तुम्हारी जैविक माँ है, क्या तुम उसे एक बार माफ कर सकते हो? क्या वान च्वांग ने इतनी ईमानदारी से बात की कि जो लोग नहीं जानते थे वे भी सोचते थे कि वह तुवो के परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। बोलते समय क्यू वैन चोंग ने दोआन न्यू लैन की ओर देखा, उसे जल्दी से बीच में बोलने का संकेत दिया। पहले वह तुवो से मिल भी नहीं पाती थी, लेकिन अब वह सक्रिय रूप से उसके दरवाजे पर आ गया। तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? दरअसल जब दोआन नु लान हर जगह तुवो को ढूंढ रहा था तो उसने पहले ही अपने दिमाग में सोच लिया था कि उसे क्या कहना है ताकि वह अपनी माँ बेटी के रिश्ते को फिर से जीवंत कर सके। उसकी नज़र में तुवो एक अशिक्षित देहाती लड़का था और कुछ चापलूसी भरे वाक्य ही उसके लिए पर्याप्त थे। लेकिन किसी कारण से उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले डोआन रू लान ने अपना सिर उठाया और लू वू जिया की ठंडी आंखों को देखा। वह कुछ और सोच नहीं पाई। थोड़ी देर हकलाने के बाद उसने एक वाक्य कहा, सी वू, तुम और लिन दोनों मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा एक प्रेमी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वान च्वोंग ने दुख में चुपचाप रोते हुए कहा कि काश वह तुरंत खड़ा हो जाता और उसे बुद्धिहीन होने के लिए डांटता। निश्चित रूप से तुवो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मुझे भी आपको बताने की बाध्यता है? वह नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काफी समय से ल्यूक नगुगिया के साथ रह रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहटें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थीं, जिससे दोआन नु लान की त्वचा सिहर उठती थी। उसने हांफते हुए अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी लेकिन तुवो ने उसे मौका नहीं दिया। उसने अपना सिर घुमाकर ल्यूक गुजिया की ओर देखा और कहा, आज उयेन हुआ और मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ आए हैं। ल्यूक ngू ने एक फाइल निकाली और उसे टेबल पर फेंक दिया। सी वू की माँ की मृत्यु एक कठिन प्रसव के कारण हो गई थी, इसलिए उसके पिता को उसे अकेले ही पालना पड़ा। बाद में उसके पिता का काम पर एक दुर्घटना हो गई और वे बच नहीं पाए, इसलिए वे अपने दादा दादी के पास रहने के लिए वापस चले गए। बेशक एक अस्पताल प्रमाण पत्र और एक डीएनए परीक्षण था। उसकी माँ का निधन बहुत पहले हो चुका था और सी वू का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। दोआन नु लान बुरी तरह डर गई थी। वह कांप रही थी जब उसने दस्तावेजों की फाइल खोली, प्रत्येक पृष्ठ को ध्यान से पढ़ा। वे सभी असली थे, जिन पर सरकारी मुहर लगी थी, जिससे साबित होता था कि तुवो की माँ वह नहीं बल्कि कोई और थी। बकवास। बहुत घबराई हुई दोआन नु लान ने ल्यूक नगुगिया को नजरअंदाज कर दिया, जो अभी भी उसके सामने बैठा था। तुवो की ओर इशारा किया और घबराहट में चिल्लाया, मैं मादरचोद हूँ। यह चीज नकली है। ल्यूक ngू का चेहरा शांत और संयमित था। उसने न केवल इनकार किया बल्कि अपने होठों को सिकोड़कर सिर हिलाया। यह सही है, यह नकली है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यह असली है तो यह असली है, उन्होंने बहुत हल्केपन और लापरवाही से कहा। अपनी पृष्ठभूमि बदलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उसके या ल्यूक परिवार के लिए यह बहुत छोटी बात है और इसमें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। हालांकि दोआन नु लान ने तुवो को डीएनए परीक्षण के लिए ले जाने पर जोर दिया, लेकिन वह जिस भी अस्पताल में गई, उन्हें केवल एक ही परिणाम मिला, तुवो की जैविक माँ वह नहीं थी। इसका अर्थ दोआन नु लान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। यदि वह तुवो की जैविक माँ के रूप में अपनी पहचान खो देती, तो उसे खुद को तुवो की बड़ी कहलाने का अधिकार नहीं होता,
नहीं वह उससे कुछ भी अच्छा ले पाती। क्या वान च्वांग भी बहुत भयभीत था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि लू वू का रवैया बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति इतना निर्दयी होगा। वह न केवल बर्तन के नीचे से लकड़ी निकाल रहा था, वह स्पष्ट रूप से जड़ों से घास निकाल रहा था। काई परिवार दंपति अवाक रह गए। तभी तो वो मुस्कुराया, दोआन नू लान की ओर देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था, मेरी तुम्हारी जैसी माँ नहीं है। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मुझे प्रमाण पत्र लाना पड़ा। अगर मैंने तुम्हें फिर से खुद को मेरी जैविक माँ कहते हुए सुना, या उस नाम का उपयोग कुछ बुरा करने के लिए किया, तो तुम परिणाम जानते हो। दोआन नू लान को अभी भी उम्मीद है क्योंकि उसकी जैविक माँ अभी भी वहाँ है। फिर वह खुद को मुसीबत से बचाने के लिए इस पहचान को खुद ही तोड़ देगी। हालांकि यह मामला उसके और जी लिन के बहन के रिश्ते को सार्वजनिक होने से रोकेगा। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे कि यह ठीक है। सी वू जी लिन की जैविक बहन थी। जब तक वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तब तक नेटिजन्स उस पर वैसे भी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें गलत समझने दे। ऐसा कहने के बाद तू वो ने चुपके से ल्यूक नगुगिया के हाथ को चुटकी से दबाया और उसे बोलना जारी रखने का संकेत दिया। प्रेमी, उसके लिए समय पर बैकअप होना चाहिए। ल्यूक ngू ने अपनी छोटी लड़की की इस साहसिक हरकत पर कोई आपत्ति नहीं जताते हुए भौहें सिकोड़ी। आखिरकार इस खरगोश को बाद में सबक सिखाने के लिए अभी भी बहुत समय था। जब उसने तुवु को देखा तो उसकी आंखें अत्यंत कृपालु थी, लेकिन जब उसने काई परिवार के जोड़े को देखा तो वे आंखें अत्यंत ठंडी हो गईं। यदि तुम तुवु की जैविक माँ नहीं हो, तो तुम्हें क्षमा पाने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो तुमने पहले किया था, आज उसका हिसाब चुकता कर लेते हैं। अध्याय 82। जब वह जी परिवार को छोड़कर चला गया, तो तू वो अभी भी दोआन नू लान की चीखें सुन सकता था। छठे मास्टर ने सार्वजनिक मामलों को सार्वजनिक कानून के अनुसार संभाला, प्रत्येक मामले को एक एक करके गणना की, लेकिन जी परिवार बेहद दुखी था। उस समय उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिरने वाला हो। अगर ल्यूक nguजिया की डरावनी निगाहों के कारण दोआन नू लैन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, तो वो निश्चित रूप से अपनी जैविक माँ की पहचान को बकवास करने के लिए सामने लाती रहती। लेकिन इस दुष्ट महिला के पास अभी भी एक कार्ड बचा हुआ था, उसका इकलौता बेटा काई लैम। अगर तू वो और काई लैम इतनी ही एक दूसरे के अनुकूल हैं, तो वे एक दूसरे को बहनों के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करती? इस बारे में सोचें तो वह अभी भी तू वो की जैविक माँ के रूप में अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती। भले ही वह उसकी दत्तक माँ हो, अगर भविष्य में कुछ भी होता है, तो वह अभी भी बेशर्मी से उससे मदद मांग सकती है। यह सुनकर तू वो हंस पड़ी। पहले तो वह अब भी यही सोचती थी कि दोआन नू लान ही काई लैम की जैविक माँ है। अगर वह बहुत बेरहमी से काम करती, तो उसे निश्चित रूप से असहजता महसूस होती। इसलिए उसने एक उपाय सोचा, एकतरफा तौर पर उससे संबंध खत्म कर लेना। कौन सोच सकता था कि दोआन नू लैन से निपटना बेहद मुश्किल था। हालांकि उसकी हिम्मत कम थी, लेकिन उसकी योजनाएं पूरी थी। अगर उसने काई लैम को इसमें नहीं घसीटा होता, तो तू वो ने इसे जाने देने के बारे में सोचा होता। तू वो बहुत दयालु थी, शायद ही कभी किसी से बहुत लंबे समय तक नाराज रहती। सफेद खरगोश के चेहरे पर गुस्सा देखकर लू वू जिया ने भौहें सिकोड़ ली। उसका हाथ अभी भी इत्मीनान से बौद्ध मोतियों से खेल रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान की झलक थी। बस एक वाक्य ने डुआन रूलान को सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप कर दिया। क्या आप जी परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, या आप इस पहचान की रक्षा करना चाहते हैं? जी वेन झांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे लू वू जिया के शब्दों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था।
जियांग चेंग मेजी परिवार को एक जहरीला सांप माना जा सकता है, लेकिन लू परिवार की तुलना में वे स्वर्ग और धरती के लोगों की तरह थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अगर कोई उन्हें मारना चाहे तो यह चींटी को कुचलने जैसा होगा। लू वो परिवार के साथ छल करने की हिम्मत कौन करेगा? साथ ही जी वेन झांग भी अपनी पत्नी से बेहद नफरत करता था। सचमुच सफलताएं कम हैं, लेकिन असफलताएं बहुत हैं। क्या वह अंधी थी और लू वू का रवैया नहीं देख पा रही थी? उसने कब से चालाकी से काम करना शुरू कर दिया? अगर यह परिस्थिति न होती तो वह इससे अपने हाथ धोना चाहता और डुआन रूलान को अपनी मौत की तलाश करने देता। लेकिन दुर्भाग्य से वे दोनों पति पत्नी थे। डुआन रूलान बदकिस्मत था और वह और काई परिवार भी ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं था। इसलिए चाहे वह अपने दिल में कितना भी कोसता हो, जी वेनझांग बेशर्मी से उसे बाहर से बचाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने डुआन रुलान को दूर धकेल दिया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। माफ करें, माफ करें, पांचवें मास्टर, कृपया उसकी बकवास न सुनें। मैं समझता हूँ कि आप और मिस झो का क्या मतलब है। मैं रुलान की अच्छी देखभाल करने का वादा करता हूँ ताकि वह बकवास न करे। पांचवें मास्टर, उन शब्दों को दिल पर न लें। जी वेनझांग ने थोड़ी देर तक बात की, लेकिन पांचवें मास्टर लू ने अभी भी उदासीन रवैया बनाए रखा, अपनी आंखें नीची करके बौद्ध मोतियों से छेड़छाड़ की। फिर इस व्यक्ति से भीख मांगना बेकार था। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर तुवु को देखा और विनती करने की पूरी कोशिश की। मिस चू, नुलैन का दिमाग साफ नहीं है। कृपया उदार रहें और उससे बहस न करें। देखें, नुलैन ए लैम की जैविक माँ है। क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे फिर से आपके सामने नहीं आने दूंगा। क्या वान चोंग बहुत चतुर था? उसने यह उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की कि दोआन नुलैन तुवु की जैविक माँ थी, लेकिन इसके बजाय वह क्या लैम का जिक्र करता रहा, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानता था कि उसके बेटे का चू तुवु नाम की इस लड़की के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, यहाँ तक कि उसके पिता से भी ज्यादा करीबी। इस समय जी वेनझांग को केवल यही उम्मीद थी कि उसका बेटा उसे सी वू को सलाह देने में मदद कर सकता है और फिर सी वू जाकर ल्यूकंगो परिवार को सलाह देगा। यह सही है। जी वेनझांग ने खोज करने से पहले आधे दिन तक निरीक्षण किया। बाहर से ऐसा लग रहा था कि ल्यूकंगो परिवार प्रभारी था, लेकिन वास्तव में सी वू पर्दे के पीछे बड़ा बॉस था। क्या तुमने नहीं देखा कि लू वुजिया ने सिर्फ सी वुजिया की बातें सुनी? इसलिए अगर तुम लू वुजिया से भीख मांगना चाहते हो तो सी वुजिया से भीख मांगना बेहतर है। जी वेनझांग ने डरते हुए सोचा, आखिर सी वुजिया एक लड़की है, वह जरूर उसका दिल नरम करेगी, है न? सच्चाई ने साबित कर दिया कि उसकी शर्त सही थी। सी वुजिया को यह छोटा भाई वाकई पसंद था। लू वुजिया की शर्ट का कोना खींचने से पहले उसने एक पल सोचा। दोनों ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा। महान शैतान का चेहरा धीरे धीरे नरम हो गया। आप खुद ही फैसला करें। यह सुनकर जी वेनझांग की आंखें चमक उठीं। उसने सी वू को घूरते हुए अपनी आंखों की गहराई में याचना को छिपाया नहीं। सी वू ने डुआन रूलान को देखा जो अपने पति के पीछे एक अचंभे में खड़ी थी और तुरंत थोड़ा ऊब महसूस किया। डुआन रूलान जैसे लोग सिर्फ कमजोरों को ही धमकाना पसंद करते हैं। जब उनका पलड़ा भारी होता है तो वे अहंकारी और दबंग बन जाते हैं। दूसरों को अपनी नजरों में रखने की भी जहमत नहीं उठाते। जब फेंग शुई बदल जाती है तो वे अपना मुंह बंद कर लेते हैं और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। वो को लगा कि अगर वह इस तरह के व्यक्ति से बहस करेगी तो वह अपना आत्मसम्मान खो देगी। उसने अपनी निगाहें हटा लीं। अब इस जैविक माँ पर ध्यान नहीं दिया।
बल्कि ल्यूक गुजिया को देखा, चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, चलो इसे ऐसे ही करते हैं, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। ल्यूक गुजिया को लगा कि तू वो का चुनाव अप्रत्याशित नहीं था। उसने बस उसके लंबे बालों को धीरे से सहलाया। फिर उसने लू झिंगझो को बुलाया और उसे इस मामले से निपटने के लिए कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा और तुरंत सी वू को जी परिवार से दूर खींच लिया। जी वेंझांग ने उन दोनों को देखा, पूछना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। उसका दिल बेहद दुख रहा था। इंतजार करना वाकई एक तरह की यातना थी, लेकिन उसके पास अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। डुआन रुलान काफी देर तक सोफे पर अचंभित बैठी रही। अचानक उसे कुछ ऐसा ख्याल आया जिससे उसे धीरे धीरे होश आया और वह जोर जोर से रोते हुए दरवाजे से बाहर भागी। जी वेंझांग की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसने जल्दी से घर की नौकरानी के साथ मिलकर इस पागल औरत को रोका और गुस्से से कहा, तुम वहीं बैठी रहो। क्या तुमने अभी मेरी बात सुनी? झो सियू को और मत छेड़ो। अगर तुम परेशानी खड़ी करोगी तो इस घर से निकल जाओ। उसने पहले ही तलाक के बारे में सोच लिया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने जल्दी से जल्दी तलाक ले लिया तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने अभी इस बारे में बात नहीं की। यह सिर्फ इतना है कि डुआन रुलान के प्रति उसका रवैया बेहद खराब था, इसलिए जी वेंझांग ने घर के नौकर को उसे अपनी बाहों में बंद करने का आदेश दिया। डुआन रुलान ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की और धीरे धीरे उसकी आंखों में निराशा दिखाई दी। जब सी यू जी परिवार से बाहर निकला तो उसने पाया कि जी लिन दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। वह दीवार से टिककर सिर झुकाए अपने पैरों के नीचे पड़े कंकड़ों को लात मार रहा था और बहुत उदास दिख रहा था। सी वू पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर चिल्लाया, आह लिन। अपनी बहन की आवाज सुनकर जी लिन ने अपना सिर उठाया, अपने पीछे खाली यार्ड को देखा, एक कमजोर मुस्कान दिखाई और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने बात करना बंद कर दिया है? वह जानता था कि सी वू आज अपने माता पिता को अपने पत्ते बताएगी क्योंकि उसने पहले ही उसकी राय पूछ ली थी। आखिरकार नकली मां बनाना और डुआन रुलान और सी वू के बीच के रिश्ते को खत्म करना बहनों के लिए एक दूसरे को खुले तौर पर स्वीकार करना असंभव बना देगा। सी वू जानता था कि जी लिन वास्तव में इस रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहता था, इसलिए उसने इसे नहीं छिपाया और उसे अपनी सारी गणनाएं बता दी। अगर जी लिन सहमत नहीं हुई तो वह कोई और तरीका सोचेगी, लेकिन जी लिन सहमत हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे कोई पछतावा नहीं था, लेकिन खोखली प्रतिष्ठा की तुलना में जी लिन को लगा कि उसकी बहन का मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं अधिक मूल्यवान था। वह नहीं चाहता था कि वह डुआन रुलान के मामले की वजह से परेशान और दुखी हो। मैं बात करना बंद कर चुका हूँ, सी वू ने शांति से उत्तर दिया। जी लिन ने चुपके से अपनी बहन को देखा। यह देखकर कि उसका रंग रूप बहुत अच्छा था, उसे तुरंत तसल्ली हुई। सी वू ने उससे पूछा, तुम अंदर जाकर देखने नहीं जा रहे हो? जी लिन थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, नहीं, पहले जब भी हम मिलते थे हम बहस करते थे। मेरे माता पिता और मेरे पास वास्तव में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं बाहर चला गया हूँ, वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। दरअसल सी वू को यह भी चिंता थी कि इस मामले का जी लिन पर बुरा असर पड़ेगा। आखिरकार सबसे मासूम व्यक्ति वह था। माता पिता भले ही अच्छे न हों, लेकिन भविष्य का रास्ता आपको ही तय करना है। अगर काई लैम ने इस बारे में सोच लिया है तो उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अभी देर नहीं हुई है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। बहन, मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ। क्या लैम ने घर के अंदर देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली।
लेकिन तू वो की तरफ नहीं देखा बल्कि ल्यू कंगुजिया की तरफ देखा जो उसका नाममात्र का साला था। हाँ, नाममात्र का। अब सिर्फ क्या लैम ही जिद्दी था और उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब उसने लू वूजिया को चुपचाप अपनी बहन की हर चीज तैयार करने में मदद करते देखा, तभी जी लिन का रवैया थोड़ा नरम हुआ। सी वू ने बेशक सहमति जताई, जल्दी से अपना हाथ खींच लिया जो महान शैतान का हाथ पकड़े हुए था, और उसे दूर भी धकेल दिया। दूसरे व्यक्ति से जल्दी से कार में बैठने का आग्रह किया। यहाँ अपनी बहनों की बातचीत में बाधा डालने के लिए खड़ा नहीं, तुम पहले घर जाओ। लू वूजिया। उसे पहले कभी इस तरह से भगाया नहीं गया था। क्या नया अनुभव था। लेकिन उसका अपना सफेद खरगोश, थोड़ा लाड प्यार क्या नुकसान पहुंचा सकता था। लू वूजिया ने अपने बहनोई की तरफ देखा जो अपने भाई की बदकिस्मती पर खुश हो रहा था, और कुछ नहीं बोला, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से कार में बैठ गया। जीलिन किनारे से देख रहा था, मदद करने में असमर्थ था, लेकिन यह स्वीकार करने में असमर्थ था कि यह आदमी उसकी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सी वो लंबे समय से जीलिन के साथ अकेली नहीं थी, और उसका खाली समय लगभग लू वूजिया द्वारा लिया गया था। इसलिए सफेद खरगोश बहुत खुश हुआ और काई लैम को सीधे सुपरमार्केट ले गया। उन दोनों ने ढेर सारी सामग्री खरीदी। तूवू ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और खुद ही रसोई में चली गई और एक मेज भर खाना पका लिया। वह अभी भी पुराने घर में रहती थी और उसने वहां से जाने से मना कर दिया था। बेशक यह अपार्टमेंट परिसर अंदर और बाहर लू वू परिवार के लोगों से भरा हुआ था। एक अत्यंत अधिकारपूर्ण व्यक्तित्व वाला यह व्यक्ति उन सभी तत्वों को खत्म करने के लिए दृढ़ था जिन्हें वह खतरनाक मानता था, जिसमें लगातार बाहर घात लगाए बैठे पपराजी भी शामिल थे। इसलिए उसका घर सबसे सुरक्षित जगह थी और जी लिन को खुद को छिपाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार कोई भी रिपोर्टर इस अपार्टमेंट परिसर के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता था। भोजन के अलावा सीयू ने शराब की एक बोतल भी निकाली। वह खुद शराब नहीं पी सकती, शायद यह लू वूजिया था जो इसे सुविधाजनक रूप से यहाँ लाया। यह बहुत महंगा लग रहा था, इसलिए सफेद खरगोश ने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या वह पीना चाहता है। हालांकि जी लिन एक वयस्क था, लेकिन वह बहुत संयमित था और उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी। बस इतना ही था कि 3 वर्षीय जी बहुत गर्वित था और अपनी बड़ी बहन को यह नहीं बताना चाहता था कि उसे पीना नहीं आता, इसलिए उसने एक गिलास भरा और एक ही घूंट में सारा गिलास पी गया। 1 मिनट बीत गया। सीयू अपने छोटे भाई के लाल होते चेहरे को घूरता रहा, जबकि वह उसे बेवकूफी से देखता रहा और मुस्कुराया। उसकी आंखें भ्रम और अस्पष्टता से भरी हुई थी। बहन, बहन, तुम्हारे चित्र बहुत सुंदर हैं, लेकिन तुमने हाल ही में मेरे चित्र क्यों नहीं बनाए? जी लिन मेज पर लेट गई, एक अचंभे में बड़बड़ाते हुए, पूरी तरह से अनजान कि वह क्या कह रही थी। क्या तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है? आपने स्पष्ट रूप से पहले केवल मुझे चित्रित किया था, लेकिन अब आप हान तियान तियान सुसोंग यान को चित्रित कर रहे हैं। आप मुझे चित्रित करने के बजाय उन्हें चित्रित करना पसंद करेंगे। मैं हर दिन आपकी वीबो पर टिप्पणी करने पसंद करने के लिए जाती हूँ, और मैं फैंस क्लब की प्रमुख भी हूँ। जी लिन लंबे समय तक बड़बड़ाती रही। उसने अपने दिल की सारी शिकायतें कह दी, लेकिन उसने खुद से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसके सामने कौन बैठा है, क्या ये शब्द कहे जाने चाहिए या नहीं। और जिस व्यक्ति से जी लिन नाराज थी, जिसे दी तिन्ह बियट लियन माना जाता था, तो वो की हालत भी ठीक नहीं थी। वह कुर्सी पर बेसुध बैठी रही, उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। मी सबको माफ करना टीटी, घर पर कुछ मामला था इसलिए मैं अपना वादा नहीं निभा सकी। अध्याय 83। अगली सुबह
काई लैम हल्के सिरदर्द के साथ उठी। वह उठकर बैठ गया, चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि यह अतिथि कक्ष है और वह अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में चला गया। सब कुछ खत्म करने के बाद 3 वर्षीय काई खुशबू का पीछा करते हुए रसोई में चली गई। तो वो बहुत जल्दी उठ गई। इस समय वह नाश्ता बना रही थी। अपने पीछे शोर सुनकर सफेद खरगोश ने मुड़कर नहीं देखा, केवल धीरे से कहा, हैंगओवर सूप मेज पर है, इसे जल्दी से पी लो। कल रात तुम इतने नशे में थे कि तुम इसे खुद नहीं पी पाए। तुम्हारा सिर अभी भी दर्द कर रहा होगा, है ना? जी लिन की याददाश्त उस पल बंद हो गई जब उसने अपना वाइन का गिलास खत्म किया। वह वास्तव में याद नहीं कर सका कि उसके बाद क्या हुआ। अब सीयू को यह कहते हुए सुनकर उसने सोचा कि उसने कुछ परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन यह सच था कि काफी परेशानी थी। उसने मोल तोल करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत हैंगओवर सूप का कटोरा उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गया। फिर वो के लिए दलिया का कटोरा दिया। कुछ नहीं है, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैंने अभी अभी ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया है और अब मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। ओह बहन, क्या मैंने कल कुछ असामान्य किया था? वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वो ने अचानक उसे गौर से देखा। किसी कारण से काई लैम को लगा कि उसकी बहन की नज़र बहुत अजीब थी। क्या वह शराब पीकर पागल हो गया था? लेकिन उसने कहा, चिंता मत करो, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन मैंने बहुत कुछ कहा, यह बहुत बढ़िया है। काई लैम ने राहत की सांस ली, फिर घबराहट में अपनी बहन के अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। वह नहीं जानता था कि वह नशे में भी बकवास कर सकता है, इसलिए वह कुछ गलत कहने से डरता था। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, तुमने क्या कहा? वे दोनों मेज पर बैठ गए। वो ने काई लैम के लिए दलिया का एक कटोरा निकाला, अपनी थोड़ी को ऊपर उठाया और उसे पीना खत्म करते हुए देखा। फिर कहा, क्या तुम कैमली का पीछा कर रहे हो? 2 शब्द कैमली उसके कानों में बम की तरह फट रहे थे। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, ठंडा पसीना बारिश की तरह बहने लगा। उसकी मुस्कुराहट जबरदस्ती की थी। बहन, नहीं, नहीं, मैंने सुना है कि आप वास्तव में उसे पसंद करती हैं, इसलिए मैं थोड़ा पता लगाने गया था। उसका ज्यादा पीछा नहीं किया। बहन ने मेरा जिक्र क्यों किया? कैमली? काई लैम ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। वास्तव में वह अभी भी इस तथ्य को पचा नहीं पाया है कि वही कैमली है। इसलिए जब उसने यह नाम सुना तो उसका पहला विचार यह था कि उसकी बहन किसी बात की ओर इशारा कर रही है। सीवू ने ध्यान भटकाते हुए पूछा, मुझे याद है कि जिन ली ने तुम्हें कई बार बनाया था, क्या तुमने देखा है? जी लिन को लगा कि वह अब अपने हाथ में दलिया का चम्मच निगल नहीं सकता। उसकी आंखें दूसरी ओर चली गईं। नहीं, नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैं अक्सर वीबो पर नहीं जाता। इसके अलावा इतने सारे लोग मुझे बना रहे हैं, मैं उन सभी को कैसे देख सकता हूँ? उसे वह पहली बार याद आया जब उसकी बहन ने उसे चुपके से बनाया था, और वह यह कहे बिना नहीं रह सका। यह वास्तव में बेहद मजेदार था। खाओ, बस थोड़ी सी बातचीत। तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? वो ने अचार वाले खीरे का एक टुकड़ा उठाया और उसे काई लैम के कटोरे में डालते हुए कहा, तो क्या आपको कैमली की शैली पसंद है? काई लैम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मुझे यह पसंद है, बेशक मुझे यह पसंद है। सीयू ने फिर पूछा, क्या आपने उसकी सीरीज ब्लैक सेसमी स्टीम्ड बन्स और कस्टर्ड स्टीम्ड बन्स पढ़ी है? जी लिन ने सिर हिलाया, मैंने पढ़ी है। सीयू, मैंने सुना है कि पुरुष प्रधान किरदार आप पर आधारित है, आपको कोई आपत्ति नहीं है? जी लिन ने फिर से अपना सिर हिलाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीयू मुस्कुराया, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह मेरी बहन है, आपको कोई आपत्ति नहीं है? जी लिन ने सुनना भी पूरा नहीं किया था जब उसने सहजता से अपना सिर हिलाया,
मुझे कोई परवाह नहीं है। वह अचानक रुक गया, धीरे से अपना सिर उठाया और अपने सामने बैठे व्यक्ति को घूरने लगा। सी यू जी लिन। उन दोनों ने 10 सेकंड से अधिक समय तक एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि जी लिन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि उसने फिर से इसे फिसलने दिया, है न? जी लिन अपनी छाती पीटता रहा और अपने दिल में अपने पैर पटकता रहा। वह यह जानता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह इतना मूर्ख क्यों था कि उसने सीयू को धोखा देने दिया? जाल इतना स्पष्ट था, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद गया। रुको, कुछ गड़बड़ है। क्या उसकी बहन को पता था? जी लिन को यकीन था कि उसने कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखाया। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह रहस्य प्रकाश में आएगा। यदि ऐसा हुआ तो क्या यह तथ्य उजागर नहीं हो जाएगा कि वह कैमली के विरोधी प्रशंसक थे? युवा मास्टर काई निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि उनकी बड़ी बहन उन्हें अजीब निगाहों से देखे। टीटी बहन। एक पल की चुप्पी के बाद काई लैम ने मुश्किल से अपना मुंह खोला। तुम्हें कब से पता चला? कल रात। सी वो बहुत शांत लग रही थी। उसने दलिया पीने के लिए अपना सिर नीचे किया और हल्के से और अनुपस्थित भाव से उत्तर दिया, कल जब मैं नशे में थी तो मैंने तुम्हें गले लगाया और शिकायत करते हुए रोई, कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए तुमने मुझे हाल ही में नहीं खींचा। जी लिन दंग रह गई। मैं कल रात। क्या मैंने खुद ही यह कहा था? हे भगवान, मैं पूरी रात सोचती रही, लेकिन अभी भी नहीं जानती थी किसी वो से बात कैसे शुरू करूं। मैंने आखिरकार यह दिखावा करने का फैसला किया था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन मैंने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक पल बाद जी लिन को अचानक लगा कि यह स्थिति बहुत परिचित थी। ध्यान से सोचने पर क्या सी वू के प्रेम संबंध का खुलासा उसकी वजह से नहीं हुआ? बहन, मैं तुमसे यह बात छिपाना नहीं चाहती थी। मुझे हाल ही में पता चला। वह आखिरी शो जब तुम्हें वीबो पर पोस्ट करने के लिए मजबूर किया गया था, मैं तुम्हारे बगल में बैठी थी और गलती से यह देख लिया। जी लिन ने नाराजगी से कहा, मैंने बस थोड़ा सा झांका था। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं जिन ली की एक वफादार प्रशंसक हूँ और फैन क्लब की मुखिया हूँ। 3 वर्षीय जी ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। वह सचमुच दूरदर्शिता के स्वामी थे, जो काले इतिहास का उल्लेख किए बिना ही पाठकों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर लेते थे। अगर सी वो पूछ भी ले तो कोई इसका जिक्र नहीं करेगा, है ना? यह सोचते हुए जी लिन शांत नहीं बैठ पा रही थी। काश कि वह तुरंत जाकर एक बड़ा स्पीकर खरीद लेती। हर दिन वह उन लोगों को नियमों को याद रखने के लिए 800 बार चिल्लाती, फैन क्लब लीडर के निजी मामलों के बारे में बिल्कुल भी गपशप न करने के लिए। सौभाग्य से सी वू ने इन चीजों के बारे में नहीं पूछा, उसे बस थोड़ा मजा आया। मैं तुमसे ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हूँ? जी लिन नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को उसका काला इतिहास पता चले। तो वो भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई उसकी दूसरी पहचान जाने, यह जानते हुए भी कि अब इसमें कोई मजा नहीं है। कल रात जब काई लैम ने कुछ गलत कहा तो उसे यह स्वीकार करने से पहले काफी देर तक सोचना पड़ा कि उसकी पोल खुल चुकी है। काई लैम ने कहा, मुझे डर है कि तुम कहोगी कि मैं पागल हूँ। तो वो ने भी कहा, तुम क्या कह रही हो? तुमने पहले मुझसे झूठ बोला और तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगी। उन दोनों ने वास्तव में एक स्वर में बात की। बोलने के बाद वे एक दूसरे को देखते हुए एक साथ हंस पड़े। थोड़ी देर हंसने के बाद जी लिन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा, बहन, आपने फिल्म फैशनेबल स्ट्रेटेजी में भाग क्यों लिया? अपने काम में मुख्य महिला की भूमिका निभाते हुए क्या आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती?
CU। बहुत शर्मनाक। वह भी ऐसा नहीं चाहती थी। यह वास्तव में एक मजबूरी वाली स्थिति थी। अध्याय 84। फैशनेबल रणनीति अपने अंत के करीब थी और हर किसी की नसें अब पहले की तरह तनावपूर्ण नहीं थी। यह कहना होगा कि पूरी फिल्मांकन प्रक्रिया बेहद सुचारू रूप से चली। काम खत्म करने से पहले निर्देशक घिएम ने क्रू में सभी को भोजन कराने के लिए अपना पैसा खर्च करने की पहल की। समूह ने मूल रूप से देर रात नाश्ते के लिए बाहर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन टूवू ने दृढ़ता से मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों से उसका डिनर का समय फिल्म क्रू द्वारा ले लिया गया था, इसलिए कोई बहुत दुखी था। यदि उसके पास ताज़ी हवा में बाहर जाने का भी समय नहीं होता तो टूवू को यह सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि महान शैतान उसे कैसे यातना देगा। खुद को खतरे में न डालने के लिए सफेद खरगोश के पास निर्देशक नगीम के निमंत्रण को चतुराई से अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर यह पहले होता तो हर कोई सोचता कि टूवू की तबीयत ठीक नहीं है और वह ज्यादा देर तक नहीं जाग सकता, लेकिन अब जब से तारीख की खबर लीक हुई है, सफेद खरगोश को चिढ़ाने वालों की संख्या बढ़ गई है। निर्देशक घिएम ने हंसते हुए पूछा, मैं समझ गया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाना, है न? वो थोड़ी शर्मिंदा थी, जैसे कि वह दोस्ती से ज्यादा सुंदरता को तरजीह दे रही थी। हाँ, उसके लिए ग्यांगथान में आना बहुत मुश्किल था। हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है, इसलिए। बेशक, बाद वाला वाक्य पूरी तरह से झूठ था। हर दिन ल्यूक नगुजिया ग्यांगथान में होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को काफी समय से नहीं देखा है। यह स्पष्ट है कि हम काफी समय से अलग नहीं हुए हैं। नगीम दाओ ने कहा, क्या आप दोनों लंबी दूरी के रिश्ते में हैं? टूवू ने अपराध बोध से सिर हिलाया। नगीम दाओ ने भावुक होकर कहा, इससे पहले मेरी पत्नी और मैं कुछ समय के लिए एक लंबी दूरी के रिश्ते में भी थे। हम युवा थे, हमारे पास कोई अनुभव नहीं था और हम में से प्रत्येक के पास अपनी अपनी नौकरी थी। उसे यह भी संदेह था कि मेरे पास कोई तीसरा व्यक्ति है। मुझे इतना बहला फुसलाकर मना रही थी कि मेरा सिर गंजा हो गया। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने चमकदार सिर को छुआ, बेकाबू होकर रोया। टूवू ने मन ही मन सोचा, लुंगुजिया को नहीं लगेगा कि उसके पास कोई तीसरा व्यक्ति है न? यह सिरका का जार उसके पास भी नहीं आया था कि उसने उसे भगा दिया, और शायद उसे बहलाना नगीम दाओ की पत्नी से भी अधिक कठिन था। सफेद खरगोश अपने सिर पर बचे हुए बालों के बारे में चिंता करने लगा। वेन युआन उसके पास बैठा रहा और कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप शराब पीता रहा और दोनों लोगों की बातें सुनता रहा। टूवू ने गलती से उसकी ओर देखा और आगे कहा, जब से यह घोटाला सामने आया है, वेन युआन जितनी बार उसे ढूंढने आया है उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। इससे पहले वह उसे हर दूसरे दिन खाना देता था, लेकिन केवल अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया है। इससे टूवू को राहत की सांस मिली। लेकिन उन दोनों के बीच का माहौल बेहद अजीब हो गया। ऑनवियन कुछ ही दूरी पर बैठकर टूवू को घूरने लगा, लेकिन वह बात करने या कुछ और करने के लिए आगे नहीं आया, जिसके कारण वह अपने खाली समय में सेट पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे ब्रेक रूम में छिपना पड़ा। सौभाग्य से सम्राट वेन बेहद पेशेवर थे। उन्होंने उन दोनों के बीच के अजीब रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। पुरुष प्रधान के रूप में अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाया, वास्तव में कोई गलती नहीं निकाल पाए। इसलिए टूवू ने खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार फिल्मांकन लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए बड़ी चीजें छोटी हो गईं और छोटी चीजें कुछ भी नहीं रहीं। सभी ने खाना खत्म करने के बाद ओवरटाइम काम करने और बारबेक्यू खाने की योजना बनाई।
नगीम दाव खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन कोसने लगा, इन लोगों के पेट वाकई बहुत अच्छे हैं। भुगतान समाप्त करने के बाद वह पलटा और सीयू से कहा, आप पहले वापस क्यों नहीं जाती? मुझे लगता है कि वे उस रात तक इधर उधर खेलते रहेंगे। इसके अलावा फिल्मांकन के लिए बहुत अधिक दृश्य नहीं बचे हैं, इसलिए आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कल दोपहर सेट पर आ सकती हैं, सीयू ने जल्दी से जवाब दिया। उसके जाने के बाद निर्देशक यान, जो मूल रूप से वेन युआन के साथ बातचीत करना चाहता था, ने पाया कि वह सीयू के जाने वाले चित्र को ध्यान से देख रहा था। वह खुद को हंसने से रोक नहीं सका और धीरे से कहा, क्या हुआ? क्या तुम अभी भी अनिच्छुक महसूस कर रही हो? वेन युआन की पिछली हरकतें वास्तव में बहुत स्पष्ट थीं। क्रू में कई लोगों ने पहले ही देख लिया था कि उसके मन में सीयू के लिए भावनाएं थी। यह सिर्फ इतना था कि वह एक प्रसिद्ध हस्ती थी, इसलिए उन्होंने इस पर खुलकर चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा फिल्म क्रू ने बहुत ही सख्ती से काम किया, किसी को भी बाहर खबर फैलाने की इजाजत नहीं दी। इसके अलावा अगर स्टाफ देख सकता था, तो निर्देशक ढीम को कैसे पता नहीं चल सकता था? मूल रूप से उनका इरादा केवल बाहर खड़े होकर शो देखने का था, लेकिन टू वो के प्रेमी होने की खबर सामने आने के बाद निर्देशक नगीम ने कभी-कभी ऑन वियन को कुछ वाक्य याद दिलाए और उन्हें अधिक खुलकर सोचने की सलाह दी। 3 महीने से ज्यादा समय तक साथ काम करने के बाद भी वेन युआन ने उपहार देना जारी रखा। अगर सी वो के मन में उसके लिए भावनाएं होती, तो यह बहुत पहले हो चुका होता। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अब वह एक मशहूर फूल है और उसका एक मालिक भी है। एक नज़र में आप देख सकते हैं कि उसके पास कोई मौका नहीं है। निर्देशक नगीम की बात सुनकर फिल्म सम्राट ने दुखी होकर अपना वाइन का गिलास खत्म किया। चिंता मत करो, मेरा मतलब कुछ और नहीं है, निर्देशक नगीम ने आगे कहा, मुझे पता है। लेकिन जियाओ वेन, प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आप अनिच्छुक हैं, तो यह बेकार है। वेन युआन वास्तव में थोड़ा अनिच्छुक था। बेशक वह तू वो को पसंद करता है, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत कम संपर्क है और उनकी भावनाएं गहरी नहीं हैं। फिल्म सम्राट मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने से पहले वह कुछ समय के लिए प्यार में था, लेकिन अभिनेता बनने के बाद से वह प्यार के साथ बदकिस्मत रहा है। पहला कारण यह है कि वह बहुत व्यस्त रहता है। वर्ष के 9 महीने वह घर पर नहीं रहता। हम एक दूसरे को कम देखते हैं और अधिक दूर रहते हैं, इसलिए भावनाओं का टिक पाना कठिन है। दूसरा, मीडिया बहुत परेशान करने वाला है, जो पूरे दिन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वेन युआन को यह पसंद नहीं था कि पूरी दुनिया उसकी निजी जिंदगी की छानबीन करे, इसलिए उसने फिलहाल किसी के साथ डेट न करने का फैसला किया। उसे पसंद की लड़की मिलना बहुत मुश्किल था और वेन युआन को लगा कि थोड़ी बहुत छानबीन ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से वह इस अनमोल रत्न को खोजने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। जब उसने इसे पाया, तो इसका मालिक पहले से ही मौजूद था। इतने सालों तक अकेले रहना, आखिरकार किसी के लिए भावनाएं होना लेकिन साथ नहीं रह पाना, वेन युआन भी बेहद परेशान था, है ना? विशेष रूप से उसने गलती से तुवु की सहायक को समूह के कुछ कर्मचारियों से बात करते हुए सुना, जिसमें वह कह रही थी कि उसका प्रेमी हर हफ्ते होटल में औषधीय जड़ी बूटियों का एक गुच्छा लाता है, जिसका मूल्य सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य से अपना मुंह खोल देता है। वेन युआन ने उस दवा के बारे में सोचा जो उसने सीयू को अस्पताल में रहने के दौरान दी थी, और तुरंत बेहद शर्मिंदा महसूस किया। उसने जो चीजें दी, उनकी गुणवत्ता निश्चित रूप से खराब नहीं थी, लेकिन वे इतनी महंगी भी नहीं थी कि बाजार में कोई उन्हें न बेचे। उनकी तुलना में वह वास्तव में नुकसान में था। सबसे दयनीय बात यह थी कि उसने पहले ही सच्चाई को स्वीकार कर लिया था।
लेकिन उसे अभी भी हर दिन सीयू के साथ फिल्म बनानी थी। क्योंकि यह काम था, वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। एक कोने में छिपकर अपने घावों को चाटना भी बेहद मुश्किल था। वेन युआन ने आह भरी, मैं समझता हूँ। जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो मैं खुद को थोड़ी देर आराम करने दूंगा। निर्देशक यान ने उसका कंधा थपथपाया। युवा लोगों को और अधिक खुलकर सोचना चाहिए। ऐसा कौन है जो अपने जीवन में कई बार दिल टूटने का सामना न कर पाया हो? एक हफ्ते बाद फिल्म क्रू ने आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन पूरा कर लिया। निर्देशक घिएम ने उदारतापूर्वक पूरे रेस्तरां को जश्न मनाने के लिए बुक कर लिया और सभी क्रू सदस्यों को आमंत्रित किया, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जो पेरोल पर नहीं थे, जैसे कि स्क्रिप्ट कंसल्टेंट मोकियन, जिन्हें मुफ्त भोजन खाने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। दरअसल स्क्रिप्ट को 24 घंटे घूरने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरुआती दौर में ही अच्छी तरह से बातचीत कर लें तो बाद के दौर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए म्यू यान को पहले 1-2 हफ्तों तक सेट पर रहने की जरूरत थी और वह अगले हफ्तों में स्वतंत्र रूप से अन्य काम कर सकती थी। निर्देशक घिएम भी इस स्क्रिप्ट राइटर कंसल्टेंट को नहीं भूले थे, इसलिए पार्टी में सीयू एक बार फिर अपने कॉमिक एडिटर से मिले। म्यू यान जाहिर तौर पर ऐसी व्यक्ति थी जो नियमित रूप से समाचार अपडेट करती थी। वह वाइन का एक गिलास लेकर आई और सफेद खरगोश को बधाई देते हुए चली गई। बैचलर क्लब से बाहर निकलने पर बधाई। सीयू ने अजीब तरह से मुस्कुराया। उसने भी फ्रूट वाइन का एक गिलास उठाया और उसके साथ गिलास टकराए। धन्यवाद। एक गिलास खत्म करने के बाद म्यू यान ने फिर से एक नोटबुक निकाली और पूछा, सीयू, क्या तुम मेरे लिए हस्ताक्षर कर सकती हो? कैम ली का सिंगल प्रिंट बाजार में आने वाला है। हम प्रकाशक के साथ मिलकर एक लकी ड्रा इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। पुरस्कार एक एल्बम है, अंदर पोस्टकार्ड, पोस्टर, फैन आर्ट और कुछ गहने हैं। मैं आपके और कैम ली के हस्ताक्षर वाले पोस्टर भाग्यशाली पाठकों को देने की योजना बना रही हूँ। म्यू यान ने सावधानी से सीयू से कहा, मेरी योजना सुनकर मुझे डर लगा कि कहीं वह परेशान न हो जाए। फैशनेबल स्ट्रैटेजी एक टीवी श्रृंखला है। इसके रिलीज होने के बाद मूल कॉमिक की बिक्री निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मोकियन को यह अवसर दिखाई दिया, इसलिए हाल ही में वह एक उपयुक्त विपणन योजना की तलाश में है। आगे पीछे सोचते हुए मुख्य अभिनेता के हस्ताक्षर वाला पोस्टर एक व्यावहारिक और मूल्यवान उपहार माना जा सकता है, और यह बहुत व्यवहार्य भी था। मू यान के विचार को सुनने के बाद वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, ठीक है, ठीक है। मू यान चाहती थी कि वह कैम ली के साथ हस्ताक्षर करे, लेकिन वे स्पष्टतः एक ही व्यक्ति हैं। क्योंकि उसके छोटे भाई को उसकी दूसरी पहचान का पता चल गया था, इसलिए वो ने संकोच किया था कि रिटायर होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं। लेकिन अब मोकियन के हाव भाव देखकर उसे लगा कि उसे इसे भूल जाना चाहिए। अगर उसने इसका खुलासा किया तो शायद वह शर्म के कारण गड्ढे में घुस जाएगी। वो ने मोकियन के लिए हस्ताक्षर किए तथा सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देने हेतु एक वाक्य जोड़ा। मोकियन बेहद खुश थी। पहले तो उसे यकीन नहीं था कि वो राजी हो जाएगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतना सहयोग करेगा। म्यू यान ने बेशर्मी से फिर पूछा, सीवू, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो जब फिल्म का प्रीमियर होगा तो क्या आप मूल कॉमिक को थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं? इसे वीबो पर पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उल्लेख करें। म्यू यान वास्तव में प्रधान संपादक बनने के योग्य है। उसका अबेकस वास्तव में जोरदार है। वह जानती है कि अवसरों को कैसे भुनाया जाए, चीजों का पूरी क्षमता से उपयोग कैसे किया जाए, चीजों का सही जगह पर उपयोग, लोगों का सही उद्देश्य के लिए उपयोग। इसके अलावा
क्या तू वो कैम ली की प्रशंसक नहीं है? शायद लोग भी अपने आदर्श के लिए विज्ञापन में मदद करना चाहते हैं। तू वो स्थिति पर निर्भर करता है। वह अपने दिल में ठंडा पसीना पोंछती रही। उसका संपादक वास्तव में अनुभवी है, बेहद मोटी चमड़ी वाला। यह देखकर कि तू वो तुरंत सहमत नहीं हुई। मो किएन थोड़ा निराश हुई, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। मना न करने में भी कुछ आकर्षण अवश्य होगा। यदि मुख्य अभिनेता इसे बढ़ावा देने के लिए तैयार है, तो उन्हें कॉमिक की बिक्री के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यू यान को अपेक्षाकृत संतोषजनक परिणाम मिला, इसलिए सी वू के प्रति उसका रवैया और भी उत्साही हो गया। यह सही है। जिन ली के एक और उपन्यास ने अभी अभी अपने मूवी अधिकार बेचे हैं। यह श्रृंखला एक कस्टर्ड बन्स और ब्लैक सेसम बन्स है। मैंने सुना है कि उपन्यास का मुख्य पात्र आपसे और जी लिन से प्रेरित था। पाठकों को वास्तव में उम्मीद है कि आप लोग भाग ले सकते हैं। यह म्यू यान की समझदारी थी। पाठक न केवल अत्यंत आशान्वित हैं, बल्कि वे वास्तव में जमकर खुशी भी मना रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रशंसक अभी अभी जाल में फंसे हैं, वे भी इस कॉमिक की उत्पत्ति जानते हैं। कई लोग उत्पत्ति का पता लगाने गए और मालिक का वीबो ढूंढ निकाला। प्रशंसकों की बात तो दूर, सामान्य पाठकों को भी लगता है कि कहानी में पात्रों का व्यक्तित्व बिल्कुल भी अनुचित नहीं है, क्योंकि तू वो और काई लैम बिल्कुल कहानी के दो मुख्य पात्रों की तरह हैं। आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया एक में विलीन हो गई लगती है। जब यह खबर आई कि उपन्यास पर फिल्म बनने वाली है, तो पाठकों के दिमाग में तुरंत दो लोगों का ख्याल आया। वे चाहते थे कि इस बार टू वू और काई लैम को यह भूमिका निभानी चाहिए। मो किएन प्रशंसकों की प्रतिक्रिया के बारे में बेहद चिंतित थी, इसलिए उन्होंने टू वू से उनकी राय पूछने में संकोच नहीं किया। आखिरकार पेंटिंग एंड राइटिंग को बहुत ठोस समर्थन मिला था। अगर वह सहमत है, तो यह बहुत अच्छी बात है। महिला प्रधान भूमिका निश्चित रूप से किसी और के हाथों में नहीं जाएगी। तू वो मो किएन के मुंह से यह बात सुनकर उसे तुरंत काई लैम का ख्याल आया। अभी तक दोनों के बीच माहौल बेहद असहज बना हुआ है। खुद का चित्र बनाना ठीक है, लेकिन किसी और द्वारा खोजा जाना बहुत शर्मनाक है। मो किएन चाहती है कि वह मुख्य भूमिका निभाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सीयू ने धीरे से कहा, मैं अब टीवी नाटकों में अभिनय नहीं करूंगी। म्यू यान दंग रह गई और जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, अभी भी एक फिल्म संस्करण है। किसने सोचा होगा कि सीयू अपना सिर हिलाती रहेगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अब अभिनय नहीं करूंगी। नहीं, मैं अब अभिनय नहीं करूंगी। म्यू यान दंग रह गई और काफी देर बाद वह शांत हुई। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी। तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? एक नई प्रसिद्ध अभिनेत्री ने कहा कि वह अब फिल्मों में अभिनय नहीं करेगी। क्या हो रहा है? म्यू यान ने अपने आसपास शराब पीते और बातें करते लोगों को देखा। उसने सहज रूप से अपनी आवाज कम कर दी और फिर से पूछा, नहीं, सीयू, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? टू वू ने कहा, नहीं, अभिनय सिर्फ मेरा सहायक काम है, बस एक छोटा सा प्रयास है। मैं इसे लंबे समय तक करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। अतिरिक्त काम में इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण मुख्य काम करने के लिए वास्तव में कोई ऊर्जा नहीं बचती। आगे पीछे सोचते हुए मैंने सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लोग अक्सर कहते हैं कि एक काम अच्छी तरह से करना 9 कामों से बेहतर है। मो किएन। हाँ, एक साइड जॉब, यह सही नहीं है। सीयू के पास कब से कोई साइड जॉब है? क्या यह हो सकता है कि उसका मुख्य काम मॉडलिंग है? यह भी सही नहीं है। अभिनय शुरू करने के बाद उसने शायद ही किसी कलात्मक गतिविधि में भाग लिया हो।
म्यू यान को लगा कि उसका सिर थोड़ा घूम रहा है। इससे पहले कि वह ठीक से सोच पाती, उसने सीयू को यह कहते हुए सुना, तुम जानने वाली पहली व्यक्ति हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सहायक से क्या कहूँ। क्या यह कारण पर्याप्त है, म्यू यान? बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। उसके शब्दों ने दूसरों को आश्चर्य करने का कोई समय नहीं दिया। मू यान का निर्णय बेहद सटीक था। जब सी वू ने अपनी सहायक से कहा कि वह सेवानिवृत्त होना चाहती है, तो शेन यू भी दंग रह गई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके हाथ अभी भी दवा का कटोरा पकड़े हुए थे जिसे अभी अभी उबाला गया था। जब उसने यह सुना तो उसके हाथ कांपने लगे और दवा लगभग बाहर गिर गई। बहन सी वू, थाम दुएत ने दवा का कटोरा मेज पर रख दिया। उसका चेहरा शवयात्रा जैसा था। तुम अचानक यह बात क्यों उठा रहे हो? यह मत कहो कि म्यू यान को विश्वास नहीं है। शेन यू भी इसका कारण नहीं समझती। सीयू का करियर पतंग की तरह ऊपर चढ़ रहा है। जब स्ट्रेटेजी ऑफ फैशन प्रसारित होगी तो प्रशंसकों की संख्या निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। वह अपने करियर से संन्यास लेने के बारे में क्यों सोचेगी जब वह अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर है? सीयू ने एक बार फिर अपने कारणों को समझाया, लेकिन शेन यू को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। वह म्यू यान की तरह नहीं है। शेन यू हर दिन सीयू का पीछा करती है। उसे अभिनय या डेटिंग के अलावा कुछ और करते हुए कभी नहीं देखा। ओह, कभी कभी सीयू भी अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है, कुछ बनाने के लिए नोटबुक पकड़े हुए। यह सिर्फ इतना है कि शेन यू ने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगता है कि मशहूर हस्तियां भी इंसान हैं, उनके भी निजी हित हैं। वह उन्हें कैसे मना कर सकती है? सीयू ने शेन यू को देखा। उसका सिर वास्तव में दर्द कर रहा था। यह दूसरों के लिए ठीक है, लेकिन अपने सहायक को धोखा देना सही नहीं लगता। आखिरकार रिटायर होने के बाद शेन यू भी नया घर ढूंढने जा रहा हूँ। अब सच क्यों नहीं बता देता? आह भरते हुए तूवू ने अपना सेल फोन निकाला और वीबो में लॉग इन किया। यह देखो, थम दुएत संदिग्ध रूप से करीब चला गया। फोन स्क्रीन पर कलाकार कैम ली का लॉगिन इंटरफेस था। सीयू ने जिन ली के नाम का इस्तेमाल करके सभी को शुभ रात्रि की शुभकामना देते हुए एक स्टेटस पोस्ट किया। फिर लॉग आउट करके झो सीयू के खाते में लॉग इन किया। यू ने अपना सिर उठाया और पूछा, ऐसा ही है? क्या आप समझते हैं? शेन यू को बिजली का झटका लगा और वह तुरंत जम गई। उसे यह खबर पचाने में बहुत समय लगा। बहन सी वू, आप? जिन ली, मैं। शेन यू के असंगत भाषण को देखकर सी वू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने जल्दी से उसे खींचकर बैठाया और समझाया, मैं जिन ली हूँ। मैंने तुम्हें पहले अपने कमरे में बैठकर ड्राइंग करते हुए देखा था, लेकिन तुम वास्तव में समय सीमा से बाहर चल रही थी। शेन यू, यह विश्वास करना वास्तव में कठिन है। मैं समझती हूँ। सीयू ने फिर से आह भरी। मेरा अभिनेत्री बनना वास्तव में एक दुर्घटना थी। क्वीन कोक में भाग लेने के लिए स्वीकार करने से पहले मैंने कॉमिक्स बनाना शुरू कर दिया था। यह मेरा मुख्य पेशा था। यह सिर्फ एक संयोग था। इसे भूल जाओ। क्या तुम समझती हो कि जो चीजें तुम बनाती हो, उन्हें अभिनय में पेश करने का एहसास कैसा होता है? फैशनेबल दुनिया पर विजय अभी भी स्वीकार्य था, लेकिन समस्या यह थी कि वे मुझे उस कस्टर्ड बन मंगा में मुख्य महिला भूमिका निभाना चाहते थे। शेन यू, वह उस मंगा को जानती थी। इससे पहले वह अक्सर तूवू को चिढ़ाने के लिए इस मुद्दे को उठाती थी, लेकिन किसने सोचा था कि जो लेखक इतनी दूर और इतना करीब था, वह उसके ठीक सामने खड़ा था। जीवन की कितनी बर्बादी! तूवू ने आगे कहा, मनोरंजन उद्योग में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सिर्फ एक हास्य कलाकार बनना चाहता हूँ। थम दुएत, हालांकि यह कारण थोड़ा बेतुका है, लेकिन यह बहुत उचित लगता है ना?
अगर मैं आप होते तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती, तो कंपनी का क्या हुआ? आपने एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना? थम दुएत अभी भी स्थिति का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तू वो यह सुनते ही तुरंत मुस्कुरा देगा। आपको इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दुएत को इस पर विश्वास नहीं हुआ। व्हाइट रैबिट ने भी स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। केवल शेन यू को कंपनी के साथ काम करने के लिए कुछ समय निकालने और मीडिया को यह खबर घोषित करने की तैयारी करने के लिए पहले से योजना बनाने के लिए कहा। दोनों के एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने के बाद शेन यू को अचानक सी यू से बेहद डर लगने लगा। अन्य चीजों का उल्लेख नहीं करने के लिए वह आसानी से अपनी पहचान बदल सकती है। इसके अलावा प्रत्येक पहचान में कई वफादार प्रशंसक हैं। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए एक चीज पर्याप्त नहीं है, चाहे वह ताकत हो या भाग्य। दोनों पक्षों के प्रशंसक खुशी खुशी एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दोनों पक्ष पहले से ही एक साथ रह रहे थे। इसके तुरंत बाद थाम दुएत ने भी तुवो के अनुरोध का पालन किया। हुआन नगे कॉरपोरेशन में प्रवेश करते ही उसका दिल चिंता से भर गया, क्योंकि जिस कलाकार का वह नेतृत्व करती है वह बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए कंपनी में थाम दुएत का स्थान भी बढ़ता जाता है। जब उसने थम दुएत को यह कहते हुए सुना कि वह तुवो के भविष्य के विकास की दिशा पर चर्चा करना चाहती है, तो उसका स्वागत करने वाला व्यक्ति मानव संसाधन विभाग का प्रमुख था। लेकिन थम दुएत की व्याख्या सुनने के बाद विभाग का प्रमुख बहुत देर तक चुप रहा और चतुराई से कहा कि यह मामला उसके प्रबंधन अधिकार से परे है। इसलिए थाम दुएत को मानव संसाधन के प्रभारी उप महाप्रबंधक कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब इस उपराष्ट्रपति ने उसे यह कहते सुना कि तू वो रिटायर होना चाहती है, तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। थाम दुएत को बहुत बेचैनी महसूस हुई। वह मानसिक रूप से डांट खाने के लिए तैयार हो गया। उपराष्ट्रपति ने उसे एक क्षण प्रतीक्षा करने को कहा और उसने हुआन घे के बड़े बॉस राष्ट्रपति ल्यूक तिन्हचौ को आमंत्रित करने के लिए मुड़ गया। थाम दुएत की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सीवो के इस्तीफा देने की खबर ने राष्ट्रपति को चिंतित कर दिया? किसने सोचा होगा कि ल्यूक तिन्हचाओ बिना कुछ कहे तुरंत स्वीकृति दे देंगे? जाओ, जब तक वह खुश है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो वो ल्यूक ngो परिवार की पत्नी है। हिम्मत करके एक शब्द भी नहीं कहो। पांचवा मास्टर निश्चित रूप से उससे बात करने के लिए दरवाजे पर आएगा। ल्यूक तिन्हचाओ बेवकूफ नहीं है। गो गिया ने कई बार तुवो के व्यस्त फिल्मांकन कार्यक्रम के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है। अब यह बहुत अच्छी बात है। लोग सक्रिय रूप से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। यदि वह जल्दी सहमत नहीं हुआ तो अगला बदकिस्मत व्यक्ति वह होगा। थाम दुएत, क्या आप सपना देख रहे हैं? क्या आजकल सभी सीईओ से बात करना इतना आसान है? अध्याय 85। आधुनिक रणनीति समाप्त होने के बाद तुवो ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और घर लौटने की तैयारी की। थम दुएत ने उसका सूटकेस नीचे ले जाने में उसकी मदद की। चलते चलते वे बातें करते रहे। बहन तुवो, मैंने पहले ही कंपनी से बात कर ली है। अध्यक्ष ल्यूक ने भी इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्तीफा देना चाहती हो तो मुझे पहले ही बता दो। तुवो ने कहा। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हर बार जब ल्यूक तिन्हचाओ ल्यूक ngो गिया से मिलते तो वे चौंक जाते। अब उन्होंने उसे शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाया था। वे कैसे सहमत नहीं हो सकते थे? थम दुएत ने उसकी ओर देखा, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, वह बहन तुवो, मिस्टर ल्यूक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ल्यूक तिन्हचाओ बॉस थे, लेकिन उनसे बात करना बहुत आसान था।
जो व्यक्ति मशहूर हस्तियों को झगड़ते और अपनी प्रबंधन कंपनी की सार्वजनिक रूप से निंदा करते देखने का आदी था, थाम दुयत को वास्तव में यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि दुनिया में ऐसा निस्वार्थ बॉस भी हो सकता है। तू वो ने थोड़ा सोचा और कहा, इसे पारिवारिक रिश्ता माना जा सकता है। वरिष्ठता के अनुसार ल्यूक तिन्ह चाओ को अपनी चाची क्वान को रिश्तेदार कहना चाहिए। थम दुयेत ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर ल्यूक इतने सहनशील थे। पता चला कि वे परिवार ही थे। उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्यों टू वू ने इतना उदार अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। क्यों वह एक नवागंतुक थी, फिर भी उसे कंपनी से विशेष व्यवहार मिला। जवाब पहले से ही स्पष्ट था। तुम्हारी पृष्ठभूमि इतनी अच्छी है, लेकिन तुम मनोरंजन उद्योग में अपना करियर विकसित नहीं कर रही हो। यह वास्तव में अफसोस की बात है। शेन यू को बहुत पछतावा हुआ। राष्ट्रपति लू की सुरक्षा में कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे पास से गुजरता है, वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता। सीयू वास्तव में हंसना चाहती थी। इसे भूल जाओ, तुम्हारा सपना अभिनेत्री बनना नहीं है। शेन यू निराश थी। यह सही है, मुझे कॉमिक कलाकार बनना पसंद है। वह लयबद्ध थी और उसमें थोड़ी नाराजगी थी, जिससे सीयू के रोंगटे खड़े हो गए। शेन यू ने निराशा के साथ काले आसमान की ओर देखा और कहा, निश्चित रूप से मुझे अभी भी एक और पेशा सीखना है। सीवू, देखो, रिटायर होने के बाद तुम अभी भी बहुत सी अन्य चीजें कर सकती हो। मैं ऐसा नहीं हो सकता। सीवू उसे सांत्वना देने ही वाला था, लेकिन शेन यू ने कहा, इतना कहने का क्या मतलब है? अगर तुमने खुद को एक कॉमिक कलाकार बनने के लिए समर्पित करने का फैसला किया है, तो क्या अपडेट का समय तेज नहीं होगा? सीवू। शेन यू, क्या सप्ताह में 3 अध्याय ठीक हैं? सच बताऊं तो मैं भी जाल में फंस गया हूं। कृपया मुझे समझो। सीवू। नहीं। शेन यू का आग्रह विफल हो गया, इसलिए उसके पास शिकायत में अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों व्यक्ति अपने सूटकेस घसीटते हुए पीछे के दरवाजे तक ले गए, जो होटल के पार्किंग स्थल की ओर जाता था। मुख्य द्वार पर मीडिया की सुरक्षा के कारण वेन युआन कुछ देर तक उनके आगे चलता रहा। उसे वहीं रोक दिया गया। भागने में उसे आधे दिन से ज्यादा लग गया, इसलिए वे दोनों जल्दी से दूसरे दरवाजे की तरफ चले गए। काफी देर तक देखने के बाद भी कार नहीं दिखी। शेन यू फोन करके पूछने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक आलीशान कार अंदर आई, जो ठीक उनके सामने आकर रुकी। फोन करने की जरूरत नहीं है, सीयू ने कहा। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है। क्या मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ सकता हूँ? शेन यू। उसे पहले कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब वह सिंगल लोगों की मुश्किलों को जानती है। जिज्ञासा से शेन यू ने सीयू के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और उसके पीछे कार में बैठ गई। लेकिन जैसे ही वह बैठी, उसके शरीर का तापमान अचानक गिर गया। शेन यू कांप उठी और उसने सावधानी से अपना सिर उठाया तो देखा कि सीवू एक खूबसूरत आदमी के बगल में बैठा है। यह शेन यू है, मेरा सहायक। पहले इसे घर ले जाओ। सीयू ने यह नहीं देखा कि शेन यू कांप रही थी। उसने चुपचाप ड्राइवर को पता पढ़ा, फिर लू वुजिया की ओर देखने के लिए मुड़ी। यह देखकर कि वह स्पष्ट रूप से दुखी था, सफेद खरगोश बेहद हैरान हुआ और उसने पूछा, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? लू वुजिया ने उदासीनता से शेन यू की ओर देखा, अपना सिर नीचे किया और सीयू का हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने जिंगझो के साथ मामले पर चर्चा पूरी कर ली है? सीयू दंग रह गया और थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। हाँ, अब हम बस इसकी घोषणा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आगे की समस्याओं के लिए लू जिंगझो ने अपनी छाती थपथपाई और कहा कि वह उन्हें ठीक से व्यवस्थित कर देगा। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
लू वुजिया ने और कुछ नहीं पूछा। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और सीयू के कोमल हाथ को घूरता रहा। उसे बाहरी लोग पसंद नहीं है, खासकर तब जब घर में सिर्फ वे दोनों हों और अचानक कोई और आ जाए। लेकिन थम दुएत काफी खास है। अगर वह लोगों को भगाने के लिए बोल देगा तो तू वो निश्चित रूप से खुश नहीं होगा। इसलिए चलो बस इतना ही कहो कि आंखों से दूर, मन से भी दूर। थम दुएत को भी नहीं पता कि क्या कहना है। जैसे ही वह कार में बैठी, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, खासकर उस आदमी को जो हमेशा उसे अदृश्य दबाव का एहसास कराता था। इसलिए थम दुएत ने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ तकिए पर रख दिया। उसे हिलने की हिम्मत नहीं हुई। हे भगवान, तू वो का बॉयफ्रेंड कितना भयानक है। उसके जैसा सौम्य और दयालु व्यक्ति उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। थम दुएत ने 100 बार सोचा लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। हालांकि उसे सुंदरता बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह आदमी बेहद खतरनाक था और उसे छूना बेहतर नहीं था। ऐसा लगता है जैसे सीयू ने अभी अभी प्रेसिडेंट ल्यूक का जिक्र किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका भी बॉस के साथ कोई रिश्ता हो? चाहे वह कितनी भी उत्सुक क्यों न हो, शेन यू ने पूछने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने दिल में आहें भर सकती थी। मनोरंजन उद्योग वास्तव में बहुत जटिल है। जब शेन यू कार से बाहर निकली तो उसके होठों पर एक बहुत ही भ्रामक मुस्कान दिखाई दी। तू वो को लगा कि उसकी आंखें बहुत अजीब थी, मानो वह कुछ इशारा कर रही हो। लेकिन वह व्यक्ति पहले ही बहुत दूर जा चुका था। वह पूछने में बहुत शर्मिंदा थी। इसके अलावा उसके पीछे भेड़िए के पंजे उसकी कमर को पकड़ रहे थे, उसे अपनी छाती में खींच रहे थे। तू वो ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हें इतनी जल्दी की जरूरत है? अगर अभी थम दुएत एक लाइट बल्ब नहीं होता तो ल्यूक nguजिया ने उसे बहुत पहले ही अपनी बाहों में जकड़ लिया होता। अपने व्यक्तित्व के साथ अब तक सहन करने के लिए पहले से ही अत्यंत धैर्यवान था। निश्चित रूप से ल्यूक nguजिया बेहद दुखी था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा सहायक साथ आएगा? तू वो के मुंह के कोने कांप रहे थे। वह इस पर भी झल्लाहट कर रहा था। लेकिन यह उसके प्रेमी का गुण था, इसलिए उसके पास बोलने और उसे मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही आप भविष्य में उसे वापस ले जाना चाहें, लेकिन आपके पास मौका नहीं होगा। मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और शेन यू भी एक नया घर ढूंढने चली जाएगी और अब मेरा पीछा नहीं करेगी। लू वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर अनिच्छा से कमजोर सफेद खरगोश को छोड़ दिया। सीयू ने सोचा कि वह उसे शहर के चारों ओर घुमाने के लिए ले जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कार ने दिशा बदल दी और सीधे उपनगरों की ओर बढ़ गई। जब कार रुकी तो तुवु ने खिड़की से बाहर देखा और तुरंत लाल और सोने की परत वाले साइनबोर्ड पर 3 शब्द ह्यूंग टिच पैगोडा देखे। साथ ही एक परिचित भिक्षु पहले से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। जूनियर भाई, मैं आधे दिन से ज्यादा समय से यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगा कि आप गलती से फिर से खो गए हैं। भिक्षु ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए विनम्रता से पूछा, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थे। ल्यूक nguजिया ने धीरे से नाक सिकोड़ी और तुवु को मंदिर में खींच लिया। सफेद खरगोश ने जल्दी से अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। मास्टर, मुझे बहुत खेद है। यह मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ आ रहा है, इसलिए मैं रास्ते में कुछ काम करने चला गया। मुझे आशा है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। भिक्षु ने दिल खोलकर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें लू वुजिया को अर्थपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। अपनी पत्नी को देखो, वह समय को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तुम उससे थोड़ा क्यों नहीं सीखते? पत्नी, 2 शब्दों ने सीवू को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। वह शर्मा गई और बोली, मास्टर,
मेरा मजाक मत उड़ाओ। लू वुजिया ने सी वू का हाथ कसकर पकड़ लिया और हल्के से कहा, वैसे भी आप केवल बाहर खड़े होकर प्रशंसा कर सकते हैं जब तक भिक्षु धर्मनिरपेक्ष जीवन में लौटने को तैयार न हो, अन्यथा अध्ययन करने के लिए एक महिला को ढूंढना असंभव है। भिक्षु, इस बदमाश का मुंह अभी भी उतना ही जहरीला है। उसने गुस्से से लू वुजिया को घूरा, फिर उन्हें एक कमरे में ले गया। जब तक वे तीनों बैठ नहीं गए तब तक इंतजार किया और फिर सी वू की ओर मुड़ा और कहा, पिछली बार छोटे भाई ने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि वह चाहता था कि यह गरीब भिक्षु तुम्हारी शारीरिक स्थिति को सुधारने में मदद करे। हालांकि वह बौद्ध मोती प्रभावी है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अगर लू वुजिया उसे यहाँ लाया है तो यह राजनीतिक कारणों से होना चाहिए, इसलिए सी वू ने बहुत गंभीरता से सुना। भिक्षु ने कहना जारी रखा, यह गरीब भिक्षु लंबे समय से शोध कर रहा है। शारीरिक स्थिति जन्मजात होती है। अगर आप इसे बदलने के लिए बाहरी बल का उपयोग करते हैं तो वांछित परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। फिर अपना भाग्य क्यों नहीं बदलते? सी वू दंग रह गया और उसने पूछा, अपना भाग्य बदलो। भिक्षु ने उन दोनों को देखा और धीरे से कहा, छोटे भाई का भाग्य भी बहुत बुरा है। तुम में से कौन अच्छा इंसान होने की अधिक संभावना है? किस्मत बदलना भी उतना ही खतरनाक है। लेकिन सौभाग्य से दो लोग स्वर्ग में बने जोड़े हैं, उन्हें अलग करना भयंकर होगा। सावधान रहना सबसे अच्छी बात होगी। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैंने एक ही समय में दोनों की किस्मत बदलने के बारे में सोचा। क्या तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो? यिन और यांग आपस में मिल रहे हैं। पानी नदी में बहता है, बेहद सरल है। सी यू। लियू वुजिया। भिक्षु ने बहुत देर तक बात की, लेकिन पाया कि दूसरी तरफ कोई भी नहीं बोला। उसने संदेह में अपना सिर उठाया। अन्य दो लोगों की आंखें धुंधली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी परीलोक में प्रवेश कर गए हों। भिक्षु को तुरंत थोड़ा असंतुष्ट महसूस हुआ और उसने पूछा, क्या तुम दोनों ने स्पष्ट रूप से सुना? वे चुप रहे, कोई आवाज नहीं निकाली। भिक्षु ने काफी सुरागों का अनुमान लगाया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने संकोच से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? तुम दोनों ने अभी तक नहीं सुना है?